हेलो एवरीवन, मैं शुभम गुप्ता आप सभी लोगों का अपने यूट्यूब चैनल माँ महेश्वरी बीएससी कोचिंग क्लासेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में या आज के इस लेक्चर में मैं आप सभी लोगों को सीएफटी के बारे में बताएंगे कि ये सीएफटी क्या है और इसका संबंध किससे है, इसका यूज किसमें है, इसका बेसिक आधार क्या है, सीएफटी होता क्या है, किसने दिया है और सब इसका जानते हुए इसकी जो लिमिटेशन है वो भी देखेंगे। सीएफटी एक थ्योरी है और जिसका संबंध संकुल यौगिकों से है और इसके द्वारा संकुल यौगिकों जिसे हम कॉम्प्लेक्स कंपाउंड कहते हैं का बनना बताया गया है और सीएफटी के द्वारा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड यानी संकुल यौगिकों का बनना बताया गया है। सीएफटी का जो हमारा ये पूरा टॉपिक है हम इसे 2 लेक्चर में कंप्लीट करेंगे। इसके फर्स्ट लेक्चर जिसे हम फर्स्ट पार्ट या फर्स्ट लेक्चर कहते हैं, इसमें हम पूरा सीएफटी का पूरा बेसिक कि पूरा सीएफटी है क्या और ये कंप्लीट करेंगे और इसके सीएफटी के पार्ट 2 या लेक्चर 2 में हम इसकी लिमिटेशन बताएंगे, इसकी लिमिटेशन क्या है और कौन कौन है। इसके अलावा इसमें जब हम सीएफटी टॉपिक पढ़ेंगे तो ऐसी बहुत सी चीजें या ऐसे बहुत से सब टॉपिक आएंगे जिन्हें यदि आप लोग पहले से जानते हैं तो उसे समझना आसान होगा और यदि आप उन्हें पहले से नहीं जानते हैं तो वो चूंकि अलग से टॉपिक हैं जिनके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे या फिर अलग से उन्हें हम एक्सप्लेन करेंगे। अभी यदि कुछ जो नेसेसरी है या फिर हम हर एक चीज को शॉर्ट रूप में एक्सप्लेन करते जाएंगे ताकि आप थोड़ा उसके बारे में जानें। जब आप थोड़ा बहुत उसके बारे में जानेंगे तभी उसे यहाँ अप्लाई कर पाओगे या इसे यहाँ समझ पाएंगे या हम इसका यहाँ पे यूज कर पाएंगे। इसके अलावा बहुत से इसमें ऐसे टॉपिक आएंगे जिन्हें अलग से जब पढ़ेंगे तभी हम उन्हें पूरी तरह जान पाएंगे। तो शुरुआत करें आज का अपना लेक्चर या आज का अपना टॉपिक है सीएफटी। सीएफटी की शुरुआत करें तो सीएफटी का पहले हम ये देखें फुल फॉर्म क्या होता है। जैसे सीएफटी हम कह रहे हैं, ये शॉर्ट में लिखा है सीएफटी का हम फुल फॉर्म जाने क्या होता है तभी हम इसे समझ पाएंगे कि आखिर है क्या, इसका रिलेशन किससे है, हम क्या उस चीज को जानते हैं जिससे इसका रिलेशन है। यदि हम उस चीज को जानते होंगे तभी हम सीएफटी जान पाएंगे या सीएफटी जो कुछ बताना चाहता है या इसने जो कुछ अपने बताया है और या बोल दो इसका जिससे रिलेशन है, जब उन्हीं चीजों को ना जानेंगे तो फिर हम आगे भी नहीं जान पाएंगे। तो पहले शुरुआत करते हैं हम एक एक चीज से। तो सीएफटी का फुल फॉर्म होता है, तो सी का मीन्स यहाँ पर क्रिस्टल, एफ का मीन्स है फील्ड और टी का मीन्स है थ्योरी। तो क्या बना ये क्रिस्टल फील्ड थ्योरी, जैसे हम हिंदी में क्रिस्टल क्षेत्र सिद्धांत भी कहते हैं। अब क्रिस्टल फील्ड थ्योरी यदि पूरी से जाननी है तो क्रिस्टल क्या होते हैं यह पता होना चाहिए। फील्ड तो एक कॉमन सा वर्ड है जिसे हम क्षेत्र बोलते हैं और चूंकि इसमें क्या बोल दिया जाए लिगेंड होते हैं और धातु होती हैं और ये दोनों एक क्षेत्र में बॉन्ड बनाकर या फिर एक एरिया में इनमें जो परिवर्तन होते हैं और वो परिवर्तन जिस क्षेत्र में एक एरिया बोल दिया जाए जहां होते हैं तो उसके लिए क्षेत्र शब्द का यूज किया गया है और ये नए कंपाउंड बनाते हैं। तो एरिया फील्ड जो है कॉमन वर्ड है और थ्योरी मतलब सिद्धांती होता है। केवल हमें फोकस करना है क्रिस्टल में क्रिस्टल क्या होते हैं। क्रिस्टल बात करें तो क्रिस्टल का संबंध ठोस पदार्थों से है। ठोस पदार्थ ही अपने 2 रूपों में पाए जाते हैं या हम ठोस पदार्थों का 2 प्रकार से क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। नंबर 1 क्रिस्टलीय ठोस, नंबर 2 अक्रिस्टलीय ठोस। ये क्रिस्टलीय ठोस क्या होते हैं? वे ठोस जिनकी एक निश्चित संरचना आया बोल दो एक निश्चित ज्यामिति होती है
और जिसमें अणु, ठोस में अणु होते पास पास होते हैं, तो जिसमें अणु एक निश्चित क्रम में जुड़कर एक निश्चित आकार वाले ठोस का निर्माण करते हैं, उन्हें हम क्रिस्टलीय ठोस बोलते हैं। और इनमें जो आकर्षण बल होता है बहुत ज्यादा होता है, इनकी जो संकुलन प्रवृत्ति होती है बहुत ज्यादा होती है, इनका स्थायित्व भी ठोसों में, क्योंकि ठोस, द्रव, गैस, पदार्थ की जितनी व्यवस्थाएं उन सब में ठोस का स्थायित्व सबसे ज्यादा है, और ठोसों में भी क्रिस्टलीय ठोसों का स्थायित्व सबसे ज्यादा होता है। और इन्हें साथ इनकी यदि हमें नॉर्मल व्यवहार में देखना हो कौन ठोस क्रिस्टलीय की नहीं, तो यदि वे ठोस जिन्हें हम किसी भी चीज से यदि काटा जाए तो इन्हें दो बराबर भागों में विभाजित किया जा सके या दो समान भागों में काटा जा सके तो वो क्रिस्टलीय ठोस हैं। यदि इन्हें दो समान भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता तो ऐसे सारे ठोस नॉन क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय होते हैं। इनमें क्या होता है, क्रिस्टलीय अक्रिस्टलीय में जो अणु होते हैं तो 6 अणु होने चाहिए ताकि उसकी नियमित ज्यामिति या ठोस ज्यामिति प्राप्त हो, तो उनमें एक अणु की कमी होती है। केवल 5 अणु ही उसकी मूल संरचना में उपस्थित होते हैं, जिससे थोड़ा सा गैप बोल दिया जाए, जिससे उनकी संरचना पूरी तरह दृढ़ नहीं हो पाती। और उन्हें जब दो भागों में काटते हैं तो चूंकि 5 अणु उसकी मूल संरचना में विद्यमान है और 5 अणुओं ने पूरे बेसिक रूप में 5 अणुओं ने जुड़कर उसकी संरचना बनाई है, तो हम 5 चीजों को दो समान भागों में नहीं काट सकते। ढाई ढाई करो तो वो हो गया, और यदि हम करेंगे तो एक तरफ 3 आएंगे, एक तरफ 2 आएंगे, जिससे इनकी एक नियमित ज्यामिति या बोल दिया जाए दृढ़ ज्यामिति नहीं होती है, और इसकी तुलना में उनका आकार भी और हम उन्हें दो समान भागों में पूरी तरह विभाजित भी नहीं कर सकते हैं। तो क्रिस्टल मतलब ठोस हो गया। अब ये CFT के बारे में, CFT है क्या? अब CFT का संबंध किससे है? अब CFT में बताया क्या गया है, तो CFT में संकुल यौगिकों का बनना बताया गया है कि संकुल यौगिक कैसे बनते हैं और उनके बनने की नियम और रूल क्या होते हैं। CFT सिद्धांत दिया क्या है, दिया किसने है, तो CFT थ्योरी, क्रिस्टल फील्ड सिद्धांत सबसे पहले 1929 में साइंटिस्ट H. बेरेली ने दिया था। H. बेरेली ने दिया था। इस सिद्धांत का आगे डेवलपमेंट, जिसे विकास बोल दिया जाए, फिर इस सिद्धांत को और आगे सन 1932 में वैज्ञानिक आई वैन ब्लैक ने किया था। इन्होंने इस सिद्धांत का आगे डेवलपमेंट किया था, मतलब इसे और इसका आगे विकास किया था, और इसके बारे में और भी बहुत चीजें बताई थी। अब इसे क्रिस्टल फील्ड इसलिए बोलते हैं क्योंकि हम इसके द्वारा क्रिस्टलीय ठोसों का बनना पढ़ेंगे, और उसमें एक क्षेत्र शब्द इंपॉर्टेंट मतलब महत्व रखता है, इसे हम क्रिस्टल क्षेत्र बोल दे, सिद्धांत थ्योरी बोल देंगे। अब हमने क्या बोल रहे हैं, हम इन्हें क्या पढ़ेंगे, संकुल यौगिक के बनने में। तो यदि हम जब CFT समझाएं आप लोगों को, तो CFT में संकुल यौगिकों का बनना बताया गया, और ये आपके सामने एक संकुल यौगिक ही लिखा है, और ये एक संकुल यौगिक का ही एग्जाम्पल हमने लिया है, और ये सरल सिंपल संकुल यौगिक है। क्या है, MnCN जिसे साइनाइड बोलते हैं, मैग्नीज है ये साइनाइड, और साइनाइड का होल 6 है, और ऊपर यहाँ पे क्या है 3- अब इसे लगा है। जब इसका नामकरण IUPAC नाम पढ़ेंगे तो इसमें पहले हम जो इसके अंदर लिगेंड है, लिगेंड को हमेशा छोटे कोष्टक के अंदर लिखते हैं, तो लिगेंड की जो संख्या लिखी गई 6 उसे लिखेंगे पहले हेक्सा, फिर साइनो लिखेंगे, फिर हम मैग्नीज को लिखेंगे, और इसे मैग्नीज नहीं मैग्नेट बोलेंगे, क्योंकि ये नामकरण के कुछ नियम होते हैं। हम इसके नामकरण को अलग से बताएंगे, तो वहां पे हम एक रूल के साथ नामकरण बताएंगे। अभी हमें CFT समझना है। अब इसमें जो ये होता है, जिसे हमने इसके पहले जो पियर्सन थ्योरी बताई थी, उसमें भी पियर्सन थ्योरी संबंधी संकुल यौगिकों से है।
तो वहां पर हमने थोड़ा संकुल यौगिकों के बारे में बताया था कि संकुल यौगिक में जो ये होता है ये धातु होता है जिसे पियर्सन ने अम्ल नाम दिया, और जो छोटे कोष्ठक में लिखा होता है या फिर धातु के बाद जो एक से अधिक संख्या में उपस्थित होते हैं इन्हें क्षार का काम करते हैं, और पियर्सन ने इन्हें लिगेंड कहा था। संकुल यौगिक में धातु और लिगेंड के मध्य उपसंयोजक बॉन्ड बनता है, और ये धातु और लिगेंड उपसंयोजक बॉन्ड बनाकर एक नए यौगिक का निर्माण करते हैं, फॉर्मेशन करते हैं, जिन्हें हम संकुल यौगिक कहते हैं। तो इस संकुल यौगिक में जो क्या बनता है, मेटल लिगेंड बॉन्ड बनता है। इस मेटल लिगेंड बॉन्ड को CFT के द्वारा इस साइंटिस्ट थे जिन्होंने सन 1952 में CFT का उपयोग करके इस संकुल यौगिक में बनने वाले ML मेटल लिगेंड बॉन्ड को एक्सप्लेन किया था, या फिर CFT के द्वारा धातु लिगेंड बंध का बनना बताया था। कौन सा में 1952 में, और साइंटिस्ट का नाम है ऑर्गल। ऑर्गल ने क्या किया था, इसका यूज मेटल लिगेंड बॉन्ड को एक्सप्लेन करने में किया था। तो हमारा CFT बेसिक हो गया। CFT फुल फॉर्म, संबंध किससे है, CFT के लिए हमें क्या पहले से पता होना चाहिए, क्या जानना चाहिए, CFT दिया किसने है, फिर CFT का विकास कैसे हुआ, हम CFT का जो यूज कर रहे हैं इसका यूज किस साइंटिस्ट ने किया था, और इन्होंने CFT द्वारा जब ML बॉन्ड का बनना बताया तो ये संकुल यौगिक का बनना भी स्पष्ट हो गया कि किस प्रकार CFT थ्योरी दी गई, और इसके द्वारा संकुल यौगिक का बनना ऑर्गल ने इसमें संकुल यौगिक का बनना बताया था कि किस प्रकार संकुल यौगिक का निर्माण होता है CFT के द्वारा। इसके अलावा CFT इस संकुल यौगिक के बारे में सब कुछ नहीं बता पाया। जो CFT में शुरुआत में एच बेरेदी और IN ब्लैक ने बताया था कैसा क्या होता है, और फिर उस चीजों के बारे में भी संकुल यौगिक से जुड़ी बहुत से इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो CFT नहीं बता पाया, जिन्हें हम CFT की कमियां कह देंगे। इसके अलावा एक चीज और है इसमें अभी कि क्या बोल दिया जाए इसमें कि संकुल यौगिक के बनने के लिए हम सिद्धांत देखें यदि तो VBT थ्योरी, ये सब बेसिक थ्योरी हैं VBT, और जो हमें पता होना चाहिए MOT, CFT, और एक और होती है जिसे हम लिगेंड क्षेत्र सिद्धांत कहते हैं, बोलते हैं LFT, है ना। और बीच में यदि हमने यहाँ पे छोड़ दी है तो एक वेस्पर होता है जिसे हम वेसेपर बोलते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट थ्योरी है। यौगिकों का बनना, और यौगिक चाहे वो सहसंयोजी हो, आयनिक हो या उपसहसंयोजी यौगिक हो, इन सिद्धांतों द्वारा बेसिक रूप में यौगिक का बनना एक्सप्लेन किया गया। इसके अलावा आयनिक यौगिक जो होते हैं, सहसंयोजी उपसहसंयोजी अलग अलग होते हैं, ये कुछ बेसिक सिद्धांत है जो हमें पता होना चाहिए। और शायद इनका देने का क्रम थोड़ा ऊपर नीचे हो गई, CFT बाद MOT आया था कि पहले आया था, थोड़ा यहाँ पे क्रम का वो है, और VBT सबसे पहले आया। VBT की कमियों को वेस्पर ने दूर किया, वेस्पर दिया गया, और फिर यदि हम यहाँ पे MOT को देखें तो MOT आया, और जो CFT है तो VBT ने भी पहले ये सहसंयोजी यौगिकों में इसका बनना बताया, और ये सिद्धांतों, ये केमिस्ट्री क्योंकि बेसिक थ्योरी है, हम अभी CFT एक्सप्लेन कर रहे हैं, और अभी तक हमने किसी भी इन सिद्धांतों को एक्सप्लेन नहीं किया है। हम इन्हें अलग अलग लेक्चर में और क्रम के साथ एक्सप्लेन करेंगे बेसिक रूप में। CFT अभी कर रहे हैं, फिर इसके अलावा और भी देख लेंगे, वेसेपर भी देख लेंगे। इसके अलावा ये सिद्धांत एक एक लेक्चर में नहीं कंप्लीट हो सकते, इन्हें जिस प्रकार इनका बेसिक है और एक लेक्चर में जो इम्पोर्टेंट चीजें हैं वो बताते हुए जो सिद्धांत मतलब 2-3 जितनी लेक्चर पूरा हो उन्हें हम वहां पे कंप्लीट करेंगे, और ताकि हम पूरे मतलब बेसिक सिद्धांतों को जान पाएं और उनके बारे में हर चीज कंप्लीट कर सकें। अब CFT का संबंध इससे है संकुल यौगिक से, संकुल यौगिक देख लिया। अब CFT यदि हमें आप लोगों को बताना कि उसके दो तरीके हैं, हम दो तरीके CFT स्पष्ट आप लोगों को बता सकते हैं।
नंबर फर्स्ट तरीका क्या है कि हम आप लोगों को पूरा CFT एक्सप्लेन कर दें, कैसा क्या होता है CFT। और यदि हम एक्सप्लेन करेंगे तो फिर हमें इसकी एक एक पॉइंट को एक प्रकार से याद करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, रटना पड़ेगा, और जितना CFT में कहा हम वही पढ़ेंगे। क्योंकि CFT के संबंध संकुल यौगिक की फॉर्मेशन से है। यदि हम आप लोगों को पूरी संकुल यौगिक की बेसिक जानकारी दे दें और संकुल यौगिक के बारे में सब कुछ बता दें तो लगता है CFT तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा और CFT से ज्यादा हम जान जाएंगे। फिर केवल हमें यह बताना पड़ेगा कि इनमें से कौन कौन से पॉइंट CFT ने एक्सप्लेन किए और जोन जोन नहीं किए वो हम उसकी लिमिटेशन में लेक्चर 2 में एक्सप्लेन कर लेंगे उन चीजों को। तो हम संकुल यौगिक के बारे में पूरा जान जाएंगे, पहला चीज फायदा मिलेगा। CFT अपने आप क्लियर हो जाएगा, CFT से ज्यादा भी जान जाएंगे और ये तरीका भी अच्छा रहेगा। इसके अलावा संकुल यौगिक के बारे में हम बेसिक से लेंगे, पूरा CFT कंप्लीट करेंगे, कुछ चीजें जो और इम्पोर्टेंट जानना जरूरी है वो भी हम बता देंगे। लेकिन अभी भी संकुल यौगिक की पूरी जानकारी पूरी नहीं हो पाएगी क्योंकि ये भी अपने आप में बहुत कुछ है और हम संकुल यौगिक को भी अलग वीडियो में वहां एक्सप्लेन करेंगे, तब वहां पे हम उसके और जो यहाँ नहीं बता पाएंगे उन्हें वो करेंगे। इसका IUPAC नाम मेन होगा वहां बताना, वो बताएंगे क्योंकि आज हम IUPAC नाम यहाँ नहीं बता सकते, उसका अलग है, पूरा बहुत चीजें उसमें है। तो शुरुआत करते हैं, हम इसे एक्सप्लेन करते पहले, फिर देख लेंगे इसके कौन कौन पॉइंट CFT ने बताया तो CFT क्लियर हो जाएगा। इसकी पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट, इसकी पूरी बेसिक जो इंफॉर्मेशन भी हमें मिल जाएगी। तो पहले देखें ये होता क्या है। तो इसमें जो आप लोगों को बड़ा कोष्टक दिख रहा है, इसे हम थोड़ी हिंदी का यूज करें तो अच्छे से वो आ जाएगा, फिर इंग्लिश भी देख लेंगे बीच बीच में। तो हम इसे उप सह संयोजक गोला या मंडल बोलते हैं, जिसके अंदर संकुल यौगिक को लिखा जाता है। और इसकी खास बात या एक महत्वपूर्ण रूल होता है, संकुल यौगिकों को हमेशा बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। कई बार किताबों में जो हेलोजन समूह होता है 17 समूह, उसमें जो लिगेंड हेलोजन समूह लिगेंड का कार्य करते हुए संकुल यौगिक बनाते हैं, उनमें कोई कोष्टक का यूज नहीं करते और कभी कभी कर भी देते हैं ना। हेलोजन समूह मतलब फिर कल बाहर आई अंटीजी, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, है ना। और ये हो गया। इसके अलावा जो ये यहाँ पे आवेश लगा है इसे हम बोलते हैं उप सह संयोजक आवेश या उप सह संयोजन मंडल का आवेश, जैसे बोल दिया गया संकुल यौगिक का आवेश कि इस पूरे संकुल यौगिक में कितने आवेश है। दो चीज क्लियर हो गई। इसके अलावा जो यहाँ पे मैग्नीज लिखी है ये मेटल होती है, जो मेटल धातु का काम करेगी, इसी को हम अम्ल भी बोल सकते हैं। और क्योंकि धातु है तो धातु क्या परिभाषा पता होनी चाहिए हमें, हमने पियर्सन थ्योरी में भी थोड़ा शॉर्ट में बता दिया था, अभी भी हम बताएंगे। धातु वे होते हैं जो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करते हैं और जब ग्रहण करते हैं तो इनके बाद धनावेश होता है, तो मैग्नीज अपनी धनावेश अवस्था में होगी। उस धनावेश को शो इसलिए नहीं किया जाता क्योंकि जब बनता है तो इसका धनावेश ऋणावेश से समन्वित हो जाता है। ये प्लस धनावेश अवस्था, +2, +3 आदि किसी भी धनावेश अवस्था, जितनी ऑक्सीकरण अवस्था ये प्रदर्शित कर सकती है वो किसी में भी हो सकती है। मैग्नीज एक से अधिक कोई भी मतलब कई संकुल यौगिक बनाता है। हर संकुल यौगिक में इसकी ऑक्सीजन अवस्था किसी में भी समान भी हो सकती है और अलग भी हो सकती है। अब इसकी ऑक्सीकरण अवस्था शो नहीं की होती, वो हमें निकालनी पड़ती है। और पेपर में 12वीं में इसके न्यूमेरिकल सवाल पूछ लेता है, पूछ लेगा इसी सवाल में पूछ ले मैग्नीज की ऑक्सीकरण अवस्था निकालिए, अच्छा क्वेश्चन है ये, इसे कंपटीशन एग्जामों में भी पूछ ले लेता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। दूसरी चीज मैग्नीज की हमने बोली ऑक्सीकरण अवस्था में क्या होता है, तो हम जानते हैं तत्व यौगिक परमाणु या परमाणु अणु या यौगिक बनाने के लिए इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान करते हैं। ये इलेक्ट्रॉनों का आदान प्रदान अपने बाह्यतम कोश या संयोजी कोश से करते हैं। ये स्थायित्व प्राप्त करने के लिए या यौगिक का निर्माण या बॉन्ड बनाने के लिए इलेक्ट्रॉन दे भी देते हैं, ले भी लेते हैं। जितने इलेक्ट्रॉन देते या लेते हैं वह उसकी वैलेंसी संयोजकता कहलाती है। इलेक्ट्रॉन देते हैं तो धनात्मक वैलेंसी, लेते हैं तो ऋणात्मक वैलेंसी। यदि एक इलेक्ट्रॉन दिया +1, 2 दिए +2, जितने भी दिए उतने प्लस आ जाएंगे, 3 दिए तो 3+, इलेक्ट्रॉन लिए तो 1 लिया तो 1-, 2 लिए तो 2-, 3 लिए तो 3-, जितने लिए उतने माइनस आ जाएंगे।
और उसी को हम बोलेंगे प्लस में है तो धनात्मक संयोजकता, जैसे बोलते हैं धनात्मक ऑक्सीजन अवस्था और धनात्मक संयोजकता, और यदि हम बोलते हैं ऋण में है तो उसे बोल देते हैं उसकी ऋणात्मक संयोजकता में है अपनी को। अब मेटल ये हो गया, और हमने इसका जो बताया कि इसमें किस अवस्था में होता है, इसका मतलब एक चीज सोने की होती, जो ये छोटे पोस्टर में लिखा होता है ये होता है लिगेंड। हिंदी में इसे क्या बोलते हैं, संलग्नी बोलते हैं, क्योंकि ये क्या करता है धातु के साथ आकर उससे जुड़ जाता है, संलग्न हो जाता है, जोड़ने वाला संलग्न हो जाता है। अब जुड़ता क्यों है, क्योंकि इसके पास धनावेश होता है, इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होते हैं, मतलब इस जो लिगेंड होते हैं वो 3 प्रकार के होते हैं। इसमें 3 प्रकार से हम उसे क्लासिफिकेशन कर सकते हैं। उदासीन लिगेंड जिनमें कोई चार्ज ना हो, धनात्मक लिगेंड जिनके पास प्लस चार्ज हो, ऋणात्मक लिगेंड जिनके पास माइनस चार्ज हो। लेकिन इस संकीर्ण यौगिक बनने में इनके चार्ज का बॉन्ड बनाने में कोई योगदान नहीं रहता है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं रहता बॉन्ड बनाने में इनका चार्ज नहीं, क्योंकि उदासीन भी बनाते हैं। अब ये पहले से धनात्मक है कि ये अपनी धनात्मक अवस्था में तो भी आके जुड़ जाता है, कि ऐसा होता नहीं धनात्मक वाला, क्योंकि इसके लिए इसे बॉन्ड बनाना है तो इसके पास लोन पेयर एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म होने चाहिए, और ये एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म हो और साथ में ये उसे देगा। यदि इसके पास एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म है, अब इसके पास एक प्रबल धनात्मक आ जाए, धनात्मक परमाणु अणु कुछ आ जाए इसके पास, तो अपने आप वो इसके एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को आकर्षित करेगा, और आकर्षित करेगा यदि उसने दे के बॉन्ड बना लिए तो यौगिक बन जाएंगे। और संलग्नी क्यों, क्योंकि ये धनावेशित है और ये ऋणावेशित अवस्था में है, और हम जानते हैं जो धनावेशित होता है प्रोटॉन होते हैं वो नाभिक में एक साथ पाए जाते हैं, और जब एक साथ पाए जाते हैं तो उनका द्रव्यमान ज्यादा होता है। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, कक्षाओं में अलग अलग चक्कर लगाते रहते हैं, जिससे वो एक साथ नहीं रहते हैं। और इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन का आवेश इक्वल होता है, लेकिन प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन की तुलना में 1837 गुना भारी होता है, मतलब ज्यादा द्रव्यमान है। अब आकर्षण तो होता है, लेकिन जो हल्का होगा वो आकर्षित होगा और जो भारी होगा वो आकर्षित करेगा। जैसे चुंबक यदि लोहे में आकर्षण होता है, एक चुंबक छोटा हो तो लोहे की ओर आकर्षित होगा, और लोहा छोटा और चुंबक बड़ा हो तो लोहे को अपनी ओर आकर्षित करेगा। मतलब गति दो में से एक ही करेंगे। गति कौन करता है, लिगेंड करता है, और क्योंकि ये आगे जुड़ता है तो इसे नाम दिया गया इंग्लिश में लिगेंड, हिंदी में संलग्नी, इसे हम क्षार बोल देते हैं। अब इसकी एक खास बात ये भी होती है कि इस संकुल यौगिक में जो मेटल होता है वो हमेशा एक ही होंगे, जबकि जो लिगेंड होते हैं वो कई हो सकते हैं, एक से अधिक हो सकते हैं। जैसे इसमें देख रहा है मैग्नीज केवल एक है, और जो हमारे साइनाइड है वो कितने हैं, वो 6 हैं, अर्थात इस 6 साइनाइड के अणु यहाँ पर उपस्थित हैं। लिगेंड कितने हैं, 6 हैं। अब इसमें एक खास बात और होती है, अगले पॉइंट देखे जाए इसमें कि एक लिगेंड धातु आयन को एक लोन पेयर ही देगा। शर्त है एक लोन पेयर से ज्यादा नहीं देगा, और इलेक्ट्रॉन जो दिए जाएंगे वो लोन पेयर के रूप में, मतलब जोड़े के रूप में ही दिए जाएंगे। अब ये लोन पेयर क्या होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन वो होते हैं क्योंकि हम जानते हैं बंध बनाने में इलेक्ट्रॉन ही भाग लेते हैं। जो इलेक्ट्रॉन बंध बनाने में भाग लेते हैं उन्हें हम बोन पेयर कहते हैं, बंधी इलेक्ट्रॉन, और जो बंध बनाने में भाग नहीं लेते उन्हें हम लोन पेयर कहते हैं, एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म। यदि उसने बंध बनाने में भाग लिया होता, इसमें अणु है तो नॉर्मल से परमाणु से मिलकर बना है, परमाणु में तो बन गई, उसने बॉन्ड बनाया। यदि इसने पहले किसी साथ जो इलेक्ट्रॉन ने बॉन्ड बनाया होता तो वो बॉन्ड तोड़कर किसी दूसरे के पास नहीं जाता, और तब जाता जब वो अपनी अस्थायी अवस्था में होता, और नई अवस्था उसकी मोर स्टेबल होती है। क्योंकि अब यहाँ पे जो लोन पेयर, इसलिए कि लोन पेयर क्या होते हैं, जोड़े में होते हैं, और जोड़े में होने के कारण ही बॉन्ड नहीं बनाते। हर चीजों के एक दूसरे रिलेशन है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो एक कक्षा में 2 से ज्यादा नहीं रह सकते। कक्षा नहीं, कक्षक में कक्षा अलग होती है, और जिसे हम ऑर्बिट बोलते हैं, और उपकक्षा अलग होती है जिसे हम सब ऑर्बिट बोलते हैं, और सब क्लास बोलते हैं, सब एनर्जी लेवल बोलते हैं। कक्षक अलग होती है जिसे हम ऑर्बिटल बोलते हैं। 3 वर्ड होते हैं, कक्षा, उपकक्षा, कक्षक, तीनों में डिफरेंट है, और हम किसी लेक्चर में उन्हें एक्सप्लेन करेंगे। लोन पेयर, बॉन्ड पेयर को भी बहुत बेसिक रूप में एक्सप्लेन करेंगे। अभी केवल ये बता दें, लोन पेयर जब बंध बनाने भाग नहीं लेते
तो तभी ये क्या होते हैं, एक से दूसरे में चले जाते हैं। ये अपने लोन पेयर को दे देता है और उसकी संरचना आकृति में कोई परिवर्तन नहीं आता, क्योंकि उसकी आकृति में उसका कोई योगदान ही नहीं है, बल्कि वो उसकी आकृति स्टेबिलिटी को और कम करता है। क्योंकि लोन पेयर है, इसका सब कुछ डिपेंड करता है बॉन्ड पेयर पर, और लोन पेयर बॉन्ड पेयर पर रिपल्सन पाया जाता है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर को प्रतिकर्षित करता है, और बॉन्ड पेयर में प्रतिकर्षण हुआ तो इसकी आकृति और इसका जो स्टेबिलिटी बंद कोण सब चेंज हो गया। अर्थात ये खुद चाहता है कि हम अपने लोन पेयर को किसी प्रकार दे दें और एक मोर अच्छी मतलब स्टेबल अवस्था में आ जाए। अब ये यदि इसके लोन पे जब यहाँ पे जाएगा तो इसमें भी थोड़ा सा बाधा डालेगा। अब ये भी ना ले तो लेना क्यों चाहता है, अपने स्वभाव के कारण, क्योंकि लोन पेयर इलेक्ट्रॉन है, ऋण आवेश है, इसके बाद धनावेशित है, और धन और ऋण में आकर्षण होगा। यदि लेना भी ना चाहे तो स्वभाव के कारण इसे अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो ये लोन पेयर हो गया। अब जब लोन पेयर इसके पास जाते हैं तो ये लिगेंड अपने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म को इसे दे देता है धातु को, और उसके साथ एक बॉन्ड बना देता है, और जिस बॉन्ड को हम बोलते हैं उप सहसंयोजक बॉन्ड। बहुत मोस्ट चीज है उप सहसंयोजक बॉन्ड। और क्या मोस्ट चीज है कि संकुल यौगिक में कौन सा बंध पाया जाता है, उप सहसंयोजक बंध। कई बार ऑब्जेक्टिव में या पेपर में पूछ लेता है। और उप सहसंयोजक बंध, तो बंध 3 प्रकार के होते हैं, आयनिक बंध, सहसंयोजी बंध, उप सहसंयोजक। आयनिक बॉन्ड, कोवेलेंट बॉन्ड, सब कोवेलेंट बॉन्ड, इन्हें भी हम अलग अलग ही एक एक लेक्चर में एक्सप्लेन करें तब पूरा बेसिक जान पाएंगे। बॉन्ड जानने पर केमिस्ट्री थोड़ा बहुत इजी हो जाएगी। हम किसी भी यौगिक का बनना जान लेंगे, किसी भी यौगिक के बारे में बहुत सी चीज जान जाएंगे, किसी भी यौगिक की प्रकृति जान लेंगे, बहुत चीज जान जाएंगे बॉन्ड बनने के पश्चात। अणु के बारे में जान लेंगे। उप सहसंयोजक बॉन्ड जब बनता है तो इसकी थोड़ा सा भी शॉर्ट में देख लें, क्योंकि महत्वपूर्ण है इसमें, और ये सब तो आपको बेसिक बताती हूँ, फिर हम सीएफटी पॉइंट बताने वाले हैं अभी। तो उप सहसंयोजक बॉन्ड कब बनता है, यदि कोई अपने इलेक्ट्रॉन किसी को पूरी तरह दे दे, या इलेक्ट्रॉन ले ले, तो पूरी तरह देगा धनावेश आ जाएगा, जो लेगा ऋण आवेश आ जाएगा। और धन और ऋण आवेश जब एक दूसरे में आ जाएंगे तो एक आकर्षण हो जाएगा, और आकर्षण कारण एक दूसरे से जुड़ जाएंगे। जब जुड़ेंगे, परमाणु जुड़ेंगे तो अणु बनाएंगे, अणु जुड़ेंगे तो यौगिक बनाएंगे, और जब नई चीज बनाएंगे तो पहले से स्टेबल होगी। क्योंकि पहले जो उनके पास बल या कुछ भी लग रहा था, अब उसकी तुलना में नया आकर्षण बल कार्य कर रहा है उनके मध्य, जिसे बोलते हैं क्या, धन आयन ऋण आयन के मध्य लगने वाला आयनिक आकर्षण बल। अब स्टेबल हो गए तो उन्हें बना दिया। यदि वो इलेक्ट्रॉन किसी को दे नहीं, हमने क्या बताया दिया आपको, आयनिक बंध है ना, और आयनिक बॉन्ड हो गया हमारा। दूसरा हमारा क्या है, सहसंयोजक बॉन्ड। ये तीसरा हमारा उप सहसंयोजक, सब कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या होता है, यदि वो बॉन्ड बनाते समय इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान न करें बल्कि साझा कर लें। बॉन्ड बनाने के लिए हम जानते हैं बॉन्ड को ऐसे एक लाइन शो कर देते हैं। हम जानते हैं मैथ में एक लाइन निश्चित रेखाखंड बोलते हैं, रेखा नहीं बोलेंगे, एक निश्चित रेखाखंड खींचने के लिए, बनाने के लिए 2 पॉइंट की आवश्यकता होती है। कोई कहते एक रेखाखंड खींचो, या फिर एक मतलब रेखा में दोनों भाग, मतलब ये बोला जाए रेखाखंड में एक बिंदु स्टेबल होगा, तो चाहे किरण भी बोल दो, कुछ भी बोल दे, फिर रेखाखंड हमने लिया तो हमें एक निश्चित यदि रेखा भी खींचनी है, तो यदि हम ऐसे लाइन खींचे एक को, तो कहीं खींच सकते हैं, ऊपर की ओर, नीचे की ओर, दाईं ओर, बाईं ओर, कोई इसका कोई नहीं रहेगा। लेकिन एक कोई बोलते इन 2 बिंदुओं को मिलाते हुए एक रेखाखंड खींचो, तो हम नॉर्मल सी बात है कंडीशन में आ गए कि हम अपनी रेखाखंड इतनी लंबाई का और इस दिशा में ही खींचेंगे, और जब वो निश्चित होगा तभी बनने वाले अणु का और बनने वाले अणु भी स्टेबल होगा। तो मतलब हमें एक रेखाखंड खींचने के लिए निश्चित 2 बिंदुओं की आवश्यकता होती है। तो बॉन्ड को हम जब एक रेखा खंड के द्वारा शो करते हैं, तो मतलब एक बॉन्ड बनने के लिए भी 2 बिंदु का कौन करते हैं, इलेक्ट्रॉन। कम से कम 2 इलेक्ट्रॉनों की आवश्यकता होती है। 2 से अधिक बॉन्ड होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे तो 4 में डबल बॉन्ड, 6 में ट्रिपल बॉन्ड, इसी प्रकार बॉन्ड बन जाते हैं। सिंगल को सिग्मा, और फिर डबल होता है तो पाई बॉन्ड बोल देते हैं। जैसे ज्यादा डबल बॉन्ड हो तो उतने ही सिग्मा डबल पाई पाए जाते हैं। पहला बॉन्ड हमेशा सिग्मा बनता है, फिर इसके अलावा पाई बॉन्ड बनते जाते हैं, फिर इसके अलावा जो होते हैं वो पाई बॉन्ड होते हैं। तो जब 2 लोग अपने इलेक्ट्रॉनों साझा करें, साझा मतलब हम जानते हैं वो अणु या फिर यौगिक क्यों बनाते हैं, स्थायित्व बढ़ाने के लिए,
अधिक स्थायित्व प्राप्त करने के लिए यदि उनके पास एक एक इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो साझा कर लेंगे तो वो कमी पूरी हो जाएगी, क्योंकि जब साझा करेंगे तो ये दोनों इसके भी कहलाएंगे उसके भी कहलाएंगे। और जब दोनों एक की कमी थी, साझा कर लिया, तो उस अपना वाला में उसने उसे भी हिस्सा दे दिया, उसके बारे में खुद ले लिया, तो एक क्या हो गया, इनके मध्य साझा हो गया और एक स्टेबल चीज बना ली, दोनों अधिकार है तो एक बंध बन गया, और इसे बोलते हैं दोनों का अधिकार कारण सह संयोजक बॉन्ड। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि यदि एक ऐसा परमाणु या अणु हो जिसे इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता ना हो, उसका अष्टक पूरी रूप से भरा हो, एक का अष्टक खाली हो, मतलब उसमें 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी हो, फिर और कंडीशन और भी हो सकता है, तो जिसके पास अष्टक पूर्ण है वो तो इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता। अब वो कहते चलो पहले अपने परमाणु अवस्था में है, वो एक यौगिक बनाना चाहता है कि अपना मोर स्थायित्व बढ़ाने के लिए, और बढ़ाने के लिए कुछ करना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन देना लेना पड़ेगा, या फिर आयनिक संयोजक या उप संयोजक बॉन्ड बनाने पड़ेंगे। इलेक्ट्रॉन प्रदान कर नहीं सकता, नहीं इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्योंकि पहले से वो उसका अष्टक पूर्ण है। संयोजक बनाता है, साझा करता है, तो साझे में पहले 8 है, अब साझा करेगा तो उसके 9 हो जाएंगे, क्योंकि ये तो उसमें भी गिना जाएगा, तो ऐसा भी नहीं कर सकता। सामने वाला तो साझा कर सकता है। तब इस स्थिति में वो एक नए प्रकार का बॉन्ड बनता है, जिसे सबसे पहले बर्नर ने बताया था, उसे ये सिद्धांत दिया था बर्नर का उपस्थायी संयोजकता का सिद्धांत, और ने बताया था ऐसे यौगिक क्या करते हैं, बॉन्ड तो बनाते हैं, लेकिन जिसका एक ऐसा है जिसके में 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, षष्टक है अंतिम कोश में, एक ऐसा है जिसका अंतिम कोश भरा हुआ है, अष्टक है, तो जिसका भरा हुआ है अपने 2 इलेक्ट्रॉनों से बॉन्ड बनाएगा, वो एक ही इलेक्ट्रॉन, एक ही परमाणु या अणु दोनों इलेक्ट्रॉनों को देगा साझे के लिए, सामने वाले से नहीं लेगा। ऐसे करने से अब साझे के दोनों इलेक्ट्रॉन एक ही देगा, तो उसका तो अधिकार रहेगा क्योंकि उसके ही है। अधिकार सामने वाले को दे देगा पूरे से, तो उसकी कमी हो जाएंगे, लेकिन सामने वाले को भी उस पर अधिकार दे देगा पार्टनर से कि तुम्हारा अधिकार भी हमारा भी है, लेकिन है एक के अधिकार दोनों का है, तो सह संयोजक साझा है, एक दिए एक ने तो बोलेंगे उप सह संयोजक, अर्थात है एक जो दोनों इलेक्ट्रॉन साझे के एक ही परमाणु के हैं तो बोलेंगे उप सह संयोजक बॉन्ड। इसमें षष्टक वाले का भी अष्टक पूर्ण हो गया और अष्टक वाले को भी नए इलेक्ट्रॉन नहीं लेने पड़े, और एक बॉन्ड के द्वारा एक नए आकर्षण बल के द्वारा किसी जुड़ गया तो पहले से ज्यादा स्टेबल हो गया। तो इस प्रकार का बॉन्ड कहाँ पाया जाता है, तो अपने संकुल यौगिकों में पाया जाता है। अब संकुल यौगिक में क्या होगा, एक लिगेंड इसे एक लोन पेयर देगा, यहाँ 6 लिगेंड है तो इन्हें 6 लोन पेयर किसे दे दिए, मैग्नीज को दे दिए। लोन पेयर जब देंगे तो ये कैसे देता है कि अपना भी अधिकार रखेगा, मतलब पूरे से यहाँ पे जो बंद बनता उप संयोजक पूरे से अपने इलेक्ट्रॉन नहीं दे, पूरे से अपने इलेक्ट्रॉन इसे दे दे तो इस पर कौन सा बेस आ जाएगा, ऋण बेस आ जाएगा ये। और इसमें 6 लिगेंड है, एक लिगेंड इसे एक एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देगा और 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देकर इसके साथ क्या कर लेगा, एक उपसह संयोजक बॉन्ड बना लेगा। और उसकी प्रकृति कैसी होगी, आयनिक, क्योंकि जब कई बार सह संयोजक बॉन्ड बनता है तो उसमें भी आयनिक लक्षण पाए जाते हैं, क्योंकि जब चार्ज एक दूसरे पर आ जाता है, उसी प्रकार उप संयोजी बॉन्ड में भी आयनिक लक्षण पाए जाते हैं। अर्थात एक बॉन्ड अलग अलग स्थितियों में अपनी प्रकृति को थोड़ा चेंज भी कर लेता है, जिसे हम बोलते हैं सह संयोजी या उप संयोजी बॉन्ड का आयनिक प्रकृति बोल देते हैं। तो इसमें जब 6 एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म देंगे तो उसमें एक चीज है कि इलेक्ट्रॉन हमेशा हम जानते हैं एक इलेक्ट्रॉन के पास, थोड़ा भी हम इसे क्लियर करके मिटा दे तो और अच्छा समझ में आएगा। हम क्या जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन जब देते हैं तो एक इलेक्ट्रॉन देने पर हमें एक ऋण आवेश का चार्ज आता है, लेकिन यहाँ पे जब वो यहाँ पे एक लोन पेयर वो अपने देगा, तब एक लोन पेयर देने पर उस पर लोन पेयर दे रहा है, अर्थात इलेक्ट्रॉन जोड़े में दे रहा है, 2 इलेक्ट्रॉन दे रहा है, लेकिन उस पर चार्ज कितना आएगा, एक ही ऋण आयन उस पर आएगा, यानी एक ऋणात्मक चार्ज इस पर आएगा। तो यहाँ पे 6 दे रहा है, हमें इसमें साइनाइड उदासीन है कि ऋणात्मक धनात्मक ये पता होना चाहिए। ऋणात्मक कितना है, तो जो इसकी साइनाइड की संयोजकता होती -1 होती है, 6 है तो -6 देगा।
अब यहाँ पे -3 आया तो नॉर्मल सी बात है, अपनी +3 ऑक्सीजन अवस्था में मौजूद है। तभी -6 जब ऋण आवेश आएगा तो -6 और 3 प्लस क्या कर देंगे, एक दूसरे को समन्वित कर देंगे और जो माइनस के 3 बचेंगे वहां पे लगा देंगे, जिसे हम बोलेंगे इस संकुल यौगिक का आवेश बोलेंगे। अब इसमें अब जो ये -6 दिए तो जितने लोन पेयर से देता है, इन लोन पेयर को इस धातु आयन की हम ओपेस्टाइन संयोजक संख्या या ओपेस्टाइन संयोजक अंक भी बोलते हैं, क्योंकि हमने अभी बताया था कि ओपेस्टाइन संयोजक बॉन्ड बनने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, नहीं एक इलेक्ट्रॉन युक्त चाहिए, क्योंकि ये इससे यहाँ पर 6 जब दे रहा है तो 6 उपस्थायी संयोजक बॉन्ड बनेंगे और यहाँ पर तो ये इसकी जो 6 होगी इसकी उपस्थायी संयोजन संख्या या उपस्थायी संयोजक अंक कहलाएगा। अब उसे किसका कहलाएगा, क्योंकि ये किसे दे रहा है, ये मैग्नीज को, तो इसका क्या कहलाएगा, इसे बोलते हैं हम मैग्नीज की उपस्थायी संयोजन संख्या, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन इसके धनावेश को समन्वित करते हैं, इसलिए हम जो 6 इसका उपस्थायी संयोजन संख्या है हम उसे मैग्नीज की समन्वय संख्या भी कहते हैं। ये था पूरा संकुल यौगिक का बेस। इसका जो IUPAC नामकरण है वो हम अलग से बताएंगे। उसमें क्या होता है IUPAC नामकरण में कि ये संकुल यौगिक जोन है उसके 2 पार्ट होते हैं, अर्थात संकुल यौगिक बन गया, अब ये किसी अन्य मेटल से भी क्रिया कर सकता है और किसी अन्य लिगेंड से भी क्रिया कर सकता है। यदि मेटल से क्रिया करेगा तो उसे आगे लिखा जाता है, लिगेंड से क्रिया करेगा तो पीछे लिखा जाता है। इस संकुल यौगिक में अभी एक से अधिक प्रकार के लिगेंड भी हो सकते हैं जिन्हें हम अंदर यहाँ लिख देते हैं, और जब इस प्रकार के होते हैं तो संकुल यौगिक के 2 भाग होते हैं। पहले वाले भाग को हम इसका कैटायन बोलते हैं और इस बाद वाले भाग को हम इसका क्या बोलते हैं, एनायन बोलते हैं। तो कैटायन और एनायन हो गया। क्योंकि यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं, हमें सिंपल संकुल यौगिक लिया तो जिसमें कैटायन और एनायन नहीं है, और जब कैटायन एनायन होते हैं तो नामकरण में हमेशा हम पहले कैटायन का नाम लिखते हैं फिर एनायन का नाम लिखते हैं। इनके अलग अलग रूल होते हैं। यदि 2 बस मौजूद है तो ये कैटायन, आगे वाला कैटायन तो ये कैटायन बन जाएगा, ये एनायन। यदि ये है तो ये कैटायन, ये एनायन। यदि पूरी चीज है तो केवल ये कैटायन और ये दोनों क्या कहलाएंगे, एनायन कहलाएंगे। यदि एक मेटल कैटायन भाग में है तो इसका नाम अलग होगा, कुछ अलग थोड़ा अलग होता है। एनायन भाग मेटल का, एक ही मेटल यदि एनायन भाग में थोड़ा नाम में परिवर्तन कर देते हैं अंतर के लिए, उसी प्रकार लिगेंड यदि एनायन में थोड़ा नाम अलग होगा, कैटायन वाले भाग में मौजूद है तो उसका नाम थोड़ा सा अलग होगा। यदि लिगेंड उदासीन है तो उसका नाम सिंपल रहेगा। ऋणावेशित लिगेंड है तो उसके नाम में इड के स्थान पर ओ जोड़ देंगे, और धनावेशित तो हम क्या करेंगे, उसके नाम में थोड़ा परिवर्तन करके थोड़ा सा उसके नाम में परिवर्तन कर देंगे। उसके क्या होते हैं, अलग अलग उसके नियम या रूल होते हैं। तो ये IUPAC नामकरण है वो हम अलग से देख लेंगे। और फिर जब नाम लिखते हैं तो पहले कैटायन वाले भाग का लिखते हैं, फिर हम एनायन वाले भाग का लिखते हैं। अभी हमने इसका नाम क्या बताया, जब ये सब न हो तो इसका नाम जब होगा, तो जब एनायन कैटायन नहीं है तो पहले हम शुरुआत करेंगे किससे, लिगेंड की जो संख्या है हेक्सा, और जो CN है, क्योंकि ये क्या है, ऋण आयन है तो इसके नाम में साइनाइड होता है तो ईड हटा के और जोड़ देंगे, हेक्सा साइनो, और मैग्नीज से बन जाएगा मैग्नेट बन जाएगा यहाँ पर ये। और उसकी फिर इसके अलावा क्या लिखेंगे, जो इसकी ऑक्सीजन अवस्था है उसे रोमन संख्या में मैग्नेट क्या कर देंगे, 3 ले देंगे। तो ये इसकी पूरी बेसिक जानकारी होगी अपनी। अब देखें हम CFT ने क्या क्या बताया। CFT का एक चीज और देख लें, जब ये संकुल यौगिक बनाता है तो इसमें परिवर्तन कौन आधार में कौन क्रम में होता है। तो परिवर्तन कुछ इस प्रकार होता है कि सबसे पहले जो धातु आयन है तो उसके 3 गुण हो। धातु आयन जिसे संकुल यौगिक बनाना है वो अपनी धनावेशित अवस्था में हो या उच्च धनावेश हो, ताकि वो एकाकी लिगेंड के लोन पेयर को आकर्षित कर सके। नंबर दूसरा, उसका आकार छोटा हो ताकि उस पर जो धनावेश है उसका प्रभाव ज्यादा रहे। आकार बड़ा होगा तो इलेक्ट्रॉन बाहरी कक्षा में आने हैं,
नाभिक अंदर होगा तो आकर्षण बल कमजोर हो जाएगा। और फिर इसके पास लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए रिक्त ऑर्बिटल होनी चाहिए, और रिक्त ऑर्बिटल sp में नहीं हो पाती है, इसलिए sp के जो परमाणु होते हैं बहुत कम मात्रा में, s ही है जो कुछ मात्रा में इसके संकुल यौगिक पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा संकुल यौगिक d ऑर्बिटल के तत्व बनाते हैं, क्योंकि इनके पास बाह्यतम कक्षा में रिक्त d ऑर्बिटल होता है, जिससे ये आसानी से लिगेंड के इलेक्ट्रॉनों को ग्रहण कर लेते हैं, क्योंकि इनके पास उन्हें रखने के लिए जगह होती है। अब यदि इसे क्या करना है, संकुल यौगिक का फॉर्मेशन करना है, तो ये पहले इलेक्ट्रॉन निकालकर धनावेशित अवस्था में आएगा, फिर इसके पास रिक्त d ऑर्बिटल होंगे। यदि रिक्त d ऑर्बिटल नहीं है तो ये क्या करेगा, संकरण करेगा, और संकरण के द्वारा ये क्या करेगा, अपने कक्षकों को रिक्त कर लेगा ना, हाइब्रिडाइजेशन करेगा, और हाइब्रिडाइजेशन द्वारा ये रिक्त कक्षक बना लेगा। इसमें जो संकरण पाया जाता है, तो क्योंकि हम जानते हैं d ऑर्बिटल में बाह्यतम कोश जो होती है, d ऑर्बिटल बाह्यतम से अंदर पहले वाली होती है, जिसे हम क्या बोलेंगे, n-1d, और जो s और p होते हैं वो बाह्यतम वाली से हम n से शो कर दें, अर्थात इसमें संकरण होता है n-1d। कौन संकरण, n-1d nsp प्रकार का संकरण करके अपने जिस प्रकार अपने ऊर्जा का पुनर्वितरण करेगा और अपने कक्षकों की पुनर्व्यवस्था करता है। ये जिस प्रकार हम किसमें पढ़ते हैं, संयुक्ता बंध सिद्धांत में अणुओं का या यौगिकों का बनना पड़ते हैं। जैसे Mn है और Cn, अभी हमने बताया कि यहाँ पे Cn साइनाइड के 6 अणु जब Mn को एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म लोन पेयर देंगे, तो प्रत्येक अणु एक लोन पेयर देगा, तो इसे कुल 6 लोन पेयर दिए जाएंगे। अब 6 लोन पेयर हैं, तो हम जानते हैं एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो हमारे कुल 12 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो Mn के पास इन 12 इलेक्ट्रॉनों को रखने के लिए खाली ऑर्बिटल होनी चाहिए। तो वो इस संकरण के द्वारा अपनी ऊर्जा का पुनर्वितरण करके क्या करेगा, एक में 2 रहेंगे, तो मतलब 6 खाली ऑर्बिटल, 6 रिक्त d ऑर्बिटल की व्यवस्था करेगा। इसके पास यदि पहले से है तो संकरण वश होगा, इसमें इलेक्ट्रॉनों का पुनर्व्यवस्था या पुनर्व्यवस्थापन नहीं होगा। इसके अलावा यदि 6 चाहिए, 6 में 2 हैं, 3 हैं, 4 मतलब पहले से खाली है, और जो खाली नहीं है उनमें ये अपने इलेक्ट्रॉनों की पुनर्व्यवस्था करके क्या कर देता है, कक्षकों को खाली कर लेता है। ये साइंटिस्ट थे जिन्हें एम पॉलिंग कहते हैं, और इन्होंने बाद में VBT संयोजकता बंध सिद्धांत का विस्तार किया, और उसका जो शुरुआत में संयोजकता बंध सिद्धांत सहसंयोजी यौगिकों के लिए दिया गया था। तो पॉलिंग और स्लेटर 2 साइंटिस्टों ने इस सिद्धांत का विस्तार करके इनके द्वारा इसके संकुल यौगिकों का बनना बताया। तो उनने एम पॉलिंग ने कहा अपने सिद्धांत में कि यदि इसके पास खाली कक्षक नहीं तो संकरण के द्वारा कर लेता है, या उनने फिर ऐसा माना कि जब लिगेंड इनसे जुड़ने आएंगे तो लिगेंड के प्रभाव में भी धातु आयन के जो कक्षक मतलब जितनी आवश्यकता है और आवश्यकता से कम जितने कक्षक खाली नहीं है, तो वो लिगेंड के प्रभाव में खाली हो जाते हैं। उन्होंने ऐसा माना, तो चाहे ऐसे बोल दिया जाए कि संकरण के द्वारा ये अपने कक्षक को खाली कर लेता है, जिसे हम एक प्रकार से उत्तेजित अवस्था कह सकते हैं, या फिर पॉलिंग के अनुसार जब लिगेंड इससे बंध बनाने के लिए इसकी ओर गति करेगा, तो लिगेंड के प्रभाव में इसके कक्षक क्या हो जाएंगे, खाली हो जाएंगे। तो ये 2 समूहों में डिवाइड हो जाते हैं। अब इसके पश्चात Eg और T2G की ऊर्जा देखें तो मूल स्तर से इनकी ऊर्जा में कितनी कमी कितनी वृद्धि होती है। तो जो Eg है, तो Eg की ऊर्जा कितनी बढ़ जाती है, Eg समूह की ऊर्जा मूल वाले से बढ़ जाती है 10 dq, या इसी को बोलते हैं, नहीं 10 टोटल होती है, और टोटल में इसकी ऊर्जा dq वाली की बढ़ जाती है 6 dq बढ़ जाएगी। इसी को हम बोल सकते हैं 0.6
डेल्टा ओ बोल देते हैं। DQ क्या है, इसे बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। अर्थात क्रिस्टल क्षेत्र मतलब लिगेंड के कारण जो क्रिस्टल के यानी धातु आयन की ऊर्जा में जो परिवर्तन हुआ है, या फिर जो उसके ऑर्बिटल दो भागों में विभाजित हो गए, टूट गए हैं, तो उनकी कितनी ऊर्जा बढ़ी है। तो DQ मतलब क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा शो करता है। ये बताता है इन दो EG समूह की ऊर्जा पहले की तुलना में 6 DQ बढ़ गई है, और टोटल परिवर्तन होता है इसमें 10 DQ का, जिसमें EG की 6 DQ बढ़ जाती है, और एक रिलेशन संबंध होता है 10 DQ बराबर, और दूसरी इकाई होती है डेल्टा O, और उसका मान होता है 1 डेल्टा O मतलब ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफल की। 10 DQ इकाई जिसे हम पढ़ते हैं 1 मीटर बराबर 100 सेंटीमीटर, तो 10 DQ बराबर 1 डेल्टा O, और ये दोनों किसकी इकाई होते हैं, क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, अर्थात जो ऑर्बिटल की ऊर्जा विपाटित होती है उसे शो करते हैं। कुल परिवर्तन होता है 10 DQ का। 10 DQ में परिवर्तन ये देखा गया कि इनकी 6 DQ बढ़ जाती है, और T2G की 4 DQ कम हो जाती है। तो इसकी 10 बढ़ेगी 6 मूल से, मतलब यदि इनकी 0 मान ली जाए तो इसकी 4 कम हो जाती है और 6 इसकी बढ़ जाती है। स्थायी कौन रहते हैं, जिनकी ऊर्जा कम होगी, T2G और EG। T2G स्थायी होगा, EG नॉन स्टेबल होगा। कुल परिवर्तन कितना होगा टोटल, तो 10 इनकी बढ़ी, 6 कम हुई, 6 4 10 इस प्रकार रहेंगे, जिसे हम लोग डेल्टा 0 O में के रूप में 0.6, इनकी 0.4, इसकी 6 DQ, इसकी 4 DQ। तो ये क्या हुआ हमारा, इस प्रकार जब 2 में डिवाइड हो गए। हमने आप लोगों को संकुल युग्म के थोड़ा अंदर की व्यवस्था भी बता दी है, और अंदर में अब ये माना जाता है कि यदि T2G वाले इलेक्ट्रॉन यदि कोई यहाँ पे हो और इसे बाहर से ऊर्जा दे दी जाए, तो ये ऊर्जा पाकर जितनी ऊर्जा बढ़ेगी, तो फिर जितनी ऊर्जा कितनी दे दी जाए, इतने अंतराल की ऊर्जा दे दी जाए, तो ये फिर यहाँ ना रह के कहाँ चला जाएगा, ऊपर वाली कक्षा में चला जाएगा। और इस प्रकार एक ऑर्बिट इलेक्ट्रॉन का एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाना ट्रांजिशन संक्रमण कहलाता है। क्योंकि यहाँ पर D का इलेक्ट्रॉन निकल D में जाता है, तो इसे DD और संक्रमण कहते हैं। और क्योंकि इसी प्रकार एक दूसरा थोड़ा चित्र बना उसमें होता है कि जब एक कक्षा से दूसरी कक्षा में आवेश का स्थानांतरण हो, तो उसे हम क्या बोल देते हैं, आवेश स्थानांतरण संक्रमण कहते हैं। और ये दोनों संक्रमण संकुल यौगिकों में पाए जाते हैं, और ये संक्रमण किसमें पाए जाएंगे, संक्रमण धातुओं के संकुल यौगिक में। अर्थात जो संकुल यौगिक संक्रमण धातु में संकुल यौगिक बनाते हैं, क्योंकि इसके पश्चात p ऑर्बिटल f ऑर्बिटल इनके तत्व भी क्या बनाते हैं, संक्रमण यौगिक बनाते हैं। लेकिन किसमें, केवल D वाले में ही ये संक्रमण होते हैं। और जब DD संक्रमण होता है तो ये ऊर्जा पाके जब ऊपर जाएगा तो थोड़ी देर पश्चात वहां ज्यादा समय नहीं रह सकता। अर्थात ये इसकी मूल ऊर्जा नहीं है, कक्षा नहीं है, दूसरी कक्षा में आया है, तो ये उस कक्षा में ज्यादा समय तक नहीं रह पाएगा, और कुछ समय पश्चात या एक निश्चित समय पश्चात ये अपनी ऊर्जा को निकालकर पुनः अपनी मूल अवस्था में आ जाएगा। और जब ये अपनी ऊर्जा को निकालेगा, तो ये जितनी ऊर्जा इसने ली है, ये उस ऊर्जा को एक प्रकार से एक साथ उत्सर्जित करेगा। और ये उत्सर्जन 2 प्रकार से होता है। यदि इसमें उत्सर्जन मतलब निकालेगा, जब निकालेगा तो हमें रंगीन दिखाई देगा, और इस प्रकार का बोल दिया जाए संक्रमण यौगिक रंगीन होते हैं, या फिर रंगीन आयन के रूप में होते हैं। यदि देखा जाए इसमें ये चीज नहीं लगती है, अन्य यौगिकों में पाया जाता है। यहाँ पे एक चीज बता दें कि ये अपनी ऊर्जा को 2 प्रकार से उत्सर्जित कर सकता है, एक तो धीरे धीरे और एक तेजी से लगातार, है ना। क्या बोल रहे हैं, धीरे धीरे तेजी से बोल रहे हैं। जब अपनी ऊर्जा को धीरे धीरे निकालता रहता है, तो हमें क्या बोल दिया जाए, धीरे धीरे निकालेगा तो हमें कम प्रकाश प्राप्त होगा, या फिर हल्के रंग के संकुल प्राप्त होते हैं। और इस घटना को हम स्फुरदीप्ति फ्लोरोसेंस बोलते हैं ना। और जब वो धीरे धीरे प्रकाश निकालता है, तो इस घटना को हम स्फुरदीप्ति या फोस्फोरेंस बोलते हैं।
और जब वो तेजी से लगातार प्रकाश निकालेगा तो हमें तीव्र प्रकाश प्राप्त होगा और संकुल गहरे रंग का प्राप्त होगा या फिर उसका रंग तेज होगा, है ना, गहरा रंग होगा। तो इस घटना को हम प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो मतलब ये फोस्फोरेंस और फ्लोरोसेंस जो ये चीजें हैं, स्फुरदीप्ति प्रतिदीप्ति की घटना, ये भी इस प्रकार संकरण पर डिपेंड करती है और यहाँ से ये घटनाओं की शुरुआत होती है जो हम कहाँ पढ़ते हैं, ये हमारे प्रकाश रसायन फिजिकल का एक टॉपिक है, फोटोकेमिस्ट्री का। लेकिन यहाँ पर आया तो हमने आप लोगों को वही बता दिया कि प्रतिदीप्ति या स्फुरदीप्ति क्या होती हैं और किस प्रकार। तो जब वो वापस आएगा अपना प्रकाश निकालेगा तो नॉर्मल सी बात, दो कंडीशन होगी, तेजी से अपने प्रकाश को लगातार निकाल दे या धीरे धीरे उत्सर्जित करता रहे। धीरे धीरे उत्सर्जित करना, कम रंग प्राप्त होना, कम प्रकाश प्राप्त होना, घटना को क्या बोलते हैं, स्फुरदीप्ति, फोस्फोरेंस बोलते हैं। लगातार तेजी से निकाल दे, तेज प्रकाश प्राप्त होगा, इस घटना को प्रतिदीप्ति या फ्लोरोसेंस बोलते हैं। तो इस प्रकार हमने ये भी इसकी जो एक क्वालिटी थी या एक इसका मोस्ट गुण था उसे बता दिया। यहाँ से संकुल यौगिक का निर्माण पूरा होता है। कैसा क्या इसमें होता है, संकुल यौगिक के एक चीज जो इसमें इसका नामकरण, इसका नामकरण जो होता है IUPAC नाम, तो वो भी CFT ने नहीं बताया। अभी थोड़ा सा एक चीज बता दे, हम पूरे CFT के पॉइंट जो हमने बेसिस से बताए और CFT में हमें कौन कौन पॉइंट आते हैं वो बता देंगे, फिर जो कमियां है वो आ जाएंगी। तो क्या बताया जाए इसके नामकरण में, IUPAC जब नामकरण हम इसका करते हैं तो इसके संकुल यौगिक को दो पार्ट में हम डिवाइड करते हैं। एक पार्ट होता है इसका कैटायन, एक होता है एनायन। कैटायन एनायन में जो पहले पार्ट होता है उसे बोलते हैं हम कैटायन और जो बाद में लिखा होता है उसे हम बोलते हैं एनायन। कैटायन एनायन में इस बड़े कोष्टक को एक ही पार्ट माना जाता है। यदि ये संकुल यौगिक जब बन गया, अब ये क्या कर सकता है, किसी दूसरी मेटल धातु से क्रिया कर सकता है, उसे अपने से जोड़ सकता है और वो मेटल धातु यहां लिखी है। अब ये ऐसा भी कर सकता है, ये संकुल यौगिक मेटल से क्रिया कर सकता है या एक अन्य दूसरे लिगेंड से क्रिया कर सकता है और उस लिगेंड को यहां एक्स्ट्रा लिखा जाएगा। अब ऐसा कर दिया जाए तो अब इसके दो पार्ट हो जाएंगे। सदैव आगे वाला कैटायन होगा तो जो ये जो दूसरे पार्ट को जोड़ेगा उसे हम यहाँ कैटायन होगा और ये एनायन बन जाएगा। यदि ये मेटल को ना जोड़कर किसी लिगेंड से क्रिया कर ले तो फिर ये फर्स्ट बन जाएगा, ये सेकंड बन जाएगा। तो ये कैटायन होगा और ये वाला एनायन होगा। तो इतना जान लिया हमने। इसके अलावा ये सिंपल हमने संकुल यौगिक लिया था, इसमें एक से अधिक लिगेंड हो सकते हैं, जो उसे क्या देंगे, लॉन पेयर दे सकते हैं। जितने भी इलेक्ट्रॉन लिगेंड इसे लॉन पेयर देते हैं उन सबको बड़े कोष्टक के अंदर लिखा जाता है। बड़े कोष्टक के अंदर सबसे पहले ये मेटल लिखी जाती है। मेटल हमेशा एक ही होती है। मेटल के अलावा जितने भी होते हैं सब वो क्या होते हैं, लिगेंड होते हैं। लिगेंड कई हो सकते हैं, सब समान भी हो सकते हैं, असमान भी हो सकते हैं। यहाँ 6 थे, समान थे। यहाँ पे NO भी आ सकता है जिसे हम नाइट्रोसिल बोलते हैं, CO भी सकता है जिसे हम कार्बोनिल बोलते हैं, H2 हो सकता है सब एक्वा बोलते हैं। ये सब क्या हो जाएंगे, हमारे अन्य लिगेंड हो जाएंगे। लेकिन यदि उसने एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दिया होगा, अर्थात इससे वो उपस्थायी संयोजक बॉन्ड बना रहा होगा, जिसे अभी तक हम एक नाम कहते रहे पूरे लेक्चर में, उपस्थायी संयोजक बॉन्ड। जबकि उपस्थायी संयोजक बॉन्ड की पूरी शर्तों, पूरे गुणों का पालन होता है, लेकिन यहाँ पे एक शर्त का पालन नहीं होता कि उपस्थायी संयोजक बॉन्ड में जो इलेक्ट्रॉन का बोल दिया जाए आवेश का स्थानांतरण, तो थोड़ा सा जब नहीं है तो जो यहाँ पे मतलब इस शर्त मतलब एक गुण का पालन न होने के कारण या थोड़ी सी प्रकृति उपस्थायी संयोजक बॉन्ड से अलग होने के कारण इसे बोला गया उपस्थायी संयोजक बॉन्ड की आयनिक प्रकृति। और जो वैज्ञानिक ऑल्गर थे तो इन्हें ये था कि उपस्थायी संयोजक बॉन्ड बनता है, इसीलिए हम इस लिगेंड की संख्या को उपस्थायी संयोजन संख्या या अंग कहते हैं। लेकिन इसकी प्रकृति उपस्थायी संयोजक बॉन्ड से थोड़ी अलग होती है। तो वैज्ञानिक ऑल्गल तो वैज्ञानिक जो CFT दिया गया किनके द्वारा, H ब्रेदी, आई बैन ब्लैक ने दिया, तो उन्होंने इस उपस्थायी संयोजक बॉन्ड को एक नया नाम दिया, मेटल लिगेंड बॉन्ड।
उन्होंने बोल दिया क्योंकि ये मेटल लिगेंड के बंध बनता है तो उपसंय संयोजक बॉन्ड ना कहकर इसे मेटल लिगेंड बंध कहा गया। कारण पूरे गुण उपसय संयोजक के समान थे, लेकिन इसकी जो प्रकृति या प्रवृत्ति थोड़ी सी अलग है, इसीलिए इसे उपसय संयोजक बंध नहीं कहा गया। हमने पूरे लेक्चर में सिर्फ उपसय संयोजक बंध कहा क्योंकि यह पूरे उपसय संयोजक बंध के समान है। हमने उस प्रकार आपको समझाने की कोशिश की और बाद में हमने क्या बताया कि इसे मेटल लिगेंड बॉन्ड क्यों दिया गया, ताकि यहाँ पूरा बेस समझ में आ जाए। मेटल लिगेंड बंध कुछ नहीं होता, बंध मेन रूप से 3 प्रकार के होते हैं। पूरा ये उपसय संयोजक मतलब उसी शर्तों से बन रहा है, उसकी शर्तों में 1-2 का पालन न करने के कारण इसे बोला गया उपसय संयोजन बॉन्ड की आणविक प्रवृत्ति के प्रकार का है और नाम दे दिया एक मतलब वैज्ञानिकों ने इसे फिर ML मेटल लिगेंड बंध कहा इस बॉन्ड को। और मेटल लिगेंड बंध में यदि और कोई भी लिगेंड है जो इसमें दूसरा लिगेंड जो मेटल से ये बॉन्ड बनाता है तो उस लिगेंड को फिर यहाँ पे अंदर लिखा जाएगा और नहीं बनाता है तो यहाँ पे उसे बाहर लिखा जाएगा। यदि हम NO कर दें तो मतलब NO भी इसके साथ क्या करता है, इसे लोन पेयर देता है और मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाता है, नहीं बनाता तो अंदर बाहर। तो मतलब इस संकुल यौगिक यदि क्या करते हैं अन्य यौगिक लिगेंड से क्रिया करके क्रिया नए यौगिक बना लेते हैं जिनमें एक से अधिक धातु या फिर ऐसे लिगेंड भी हो सकते हैं जिन्होंने इसे लोन पेयर ना दिया हो। अब हम जब नामकरण लिखते हैं तो पहले केटाइन का फिर एनाइन का लिखेंगे। धातु के नाम लिखने में 2 नियम लगते हैं। यदि ये धातु इसकी यहाँ बाहर है तो इसका नाम में कोई परिवर्तन नहीं। यदि Al को हम एल्यूमिनियम बोलते तो एल्यूमिनियम लिखेंगे, Mg को मैग्नीशियम बोलते तो मैग्नीशियम लिखेंगे। लेकिन यदि वो अंदर यहाँ पर ही है, हमने मैग्नीज लिख दिया तो हम बाहर होती मैग्नीज तो हम मैग्नीज को मैग्नीज कहते हैं, अंदर है तो हम इसमें एड लगा देते हैं। यम के स्थान पर हम क्या जोड़ देते हैं एड, इसे हम मैग्नेट बोल देंगे। एल्यूमिनियम को एल्यूमिनेट बोल देंगे। यदि पहली शर्त हो गई लिगेंड है, यदि लिगेंड 3 प्रकार के होंगे उदासीन, ऋणात्मक, धनात्मक। उदासीन के नाम में कोई नो चेंज होता है। धनात्मक लिगेंड और लिगेंड में देखा जाए तो लिगेंड भी 3 प्रकार के जो होते हैं। तो यदि लिगेंड में 3 प्रकार के लिगेंड उदासीन लिगेंड है तो उनके नाम में नो चेंज, जैसे H2 होता है उसे एक्वा बोलते हैं यहाँ पर, NO को नाइट्रोसिल, CO को कार्बन बोल देते हैं। इसके अलावा ऋण आयन लिगेंड है तो ऋण आयन लिगेंड में 2 कंडीशन है। लिगेंड अंदर लिखा कैटायन भाग में, कैटायन में आ रहा है एनायन में आ रहा है। कैटायन में आ रहा होगा तो इसके नाम में हम क्या जोड़ देते हैं, O जोड़ देते हैं। साइनाइड है तो साइनो बोल देंगे, साइनाइड है तो साइनो बोल देंगे। फ्लोराइड है तो हम फ्लोराइडो बोल देंगे, O लगा देंगे। और यदि वो कैसा है धनावेशित है तो उसके नाम में हम यम लगा देंगे लिगेंड के नाम में। तो उदासीन में नो चेंज, ऋणात्मक है तो O लगा देंगे, धनात्मक तो यम लगा देंगे। यदि ये धातु हमारी केटायन में है तो सिंपल नाम लिखा जाएगा उसका। यदि यहाँ पे है एनायन में तो यम के स्थान पर ऐड कर देंगे। और जो लिगेंड में 3 शर्तें ये हैं तो चाहे लिगेंड केटायन में हो तो यही चीज आ जाएगी, एनायन में हो तो भी यही चीज आ जाएगी, है ना। तो ये नामकरण का थोड़ा सा हमने शॉर्ट में बताया। इसका IUPAC नाम करने की जो पूरा डिटेल में है तो उसके एक अलग से वीडियो में बता देंगे IUPAC नाम में, जहां पर हम इसके बहुत सारे एग्जाम्पल भी करेंगे और नियम को थोड़ा डिटेल में पढ़े। थोड़ा भी शॉर्ट में बताया थोड़ा कैसा क्या है और इसकी एक चीज क्लियर कर देंगे वहां पे। अब ये पूरा बेसिक कंप्लीट हुआ कि हमारा संकुल यौगिक क्या होता है, इसमें कौन कौन होते हैं, क्या क्या पॉइंट होते हैं। और अब हम देखें CFT ने इसके बारे में क्या क्या बताया था। तो CFT ने अपने सिद्धांत में सबसे पहली बात संकुल यौगिक का बनना बताया। संकुल यौगिक के बनने में जो कंफ्यूजन थी कि पूरा सब कुछ उपसय संयोजन बॉन्ड के समान होता है, लेकिन ये उपसय संयोजन बॉन्ड की पूरे गुण शर्तों पालन नहीं करता, तो इसे नाम क्या दिया गया, मेटल लिगेंड बॉन्ड दिया गया। फिर वैज्ञानिक ऑर्गन ने इस मेटल लिगेंड बॉन्ड के गुणों को या इस मेटल लिगेंड बॉन्ड को CFT के द्वारा परिभाषित किया। यदि हम CFT के पॉइंट देखेंगे, हम CFT में क्या क्या है क्या क्या लिखेंगे, तो शुरुआत से जो हमने आपको पूरा बेसिक बताया, हम इनमें से CFT जब लिखेंगे तो हम CFT में क्या बोल दो, संकुल यौगिक का बनना लिखना तो हम सब पॉइंट ले सकते हैं।
या फिर कुछ पॉइंट जो सीएफटी में नहीं दिए गए हो उन पॉइंट को छोड़ भी सकते हैं, केवल सीएफटी बस के मेन पॉइंट लिखते हैं। सीएफटी में देखा जाए तो सीएफटी मैंने क्या क्या बताया, तो अभी हम पूरा सब कुछ जान गए हैं तो बड़ी आसानी से हम इन्हें बता सकते हैं। हम जो पॉइंट नाम लेंगे 20-20 के पॉइंट जो सीएफटी ने बताया तो हमें कोई कंफ्यूजन भी नहीं होगी उनमें। सीएफटी सबसे पहले कहता है कि जब संकुल यौगिक बनता है तो संकुल यौगिक में जो मेटल आयन होती है वो अपनी धनात्मक अवस्था में होगी, और धनात्मक अवस्था के साथ साथ कोई भी धातु इसमें कोई भी धातु जो संकुल यौगिक बनाएगी लिगेंड के साथ उसके कुछ गुण होने चाहिए। 3 से 4 गुण होंगे यदि तो वो संकुल यौगिक बना पाएगी, और ये गुण नहीं होंगे तो वो संकुल यौगिक का निर्माण नहीं करेगी। नंबर 1, धातु आयन का आकार छोटा हो। नंबर 2, धातु आयन के पास रिक्त d ऑर्बिटल होने चाहिए। नंबर 3, धातु आयन के पास उच्च धनावेश हो। नंबर 2 पॉइंट क्या है कि इसमें जो लिगेंड होता है तो वो ही लिगेंड का काम करते हैं, या धातु आयन के साथ मेटल लिगेंड बॉन्ड बनाते हैं, जिन लिगेंडों के पास इसे देने के लिए लोन पेयर होने चाहिए। एक लिगेंड केवल एक ही लोन पेयर देता है, और इसमें एक से अधिक लिगेंड आके इसके साथ क्या कर सकते हैं, मेटल लिगेंड बॉन्ड बना सकते हैं या इसे जोड़ सकते हैं। दूसरा पॉइंट। नंबर 3 पॉइंट है, जब लिगेंड मेटल की ओर गति करता है तो इसका धनावेशित सिरा मेटल की ओर होगा और तो इसका ऋणावेशित सिरा मेटल की ओर होगा और धनावेशित सिरा विपरीत होगा, क्योंकि मेटल के पास धन आवेश है तो इसका लिगेंड का ऋण आवेशित सिरा मेटल की ओर अग्रसर निर्देशित होता है। अगला पॉइंट क्या बोला इनने, अगला पॉइंट इनने कहा 6वां पॉइंट कि जो लिगेंड है, लिगेंड किसी कंडीशन में हो सकता है, उसके पास उदासीन भी हो सकता है, ऋणावेशित हो सकता है, धनावेशित होता है, और लेकिन उसके पास लोन पेयर होना चाहिए, और ये अपने लोन पेयर को मेटल आयन को देकर उसके साथ बॉन्ड बनाता है, संकुल यौगिक का निर्माण करता है। अगला पॉइंट है मेटल लिगेंड का जो आकार होता है, उन्होंने इन्हें बिंदु आकार का क्या बोल दिए, बिंदु का बेस माना, पॉइंट चार्ज बोला इसे। क्या कहा कि जो लिगेंड होता है एक बिंदु आवेश होता है, मतलब उसके पास आवेश कैसे होगा कि उदासीन वो तो है ही है, लेकिन बिंदु आवेश इसलिए कि एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दे रहा है, वो आवेश का स्थानांतरण कर रहा है, तो उसे आवेश दिया और बोला एक बिंदु आकार का होता है, और ज्यादा बड़ा आकार नहीं है, ज्यादा बड़ा आकार नहीं, बिंदु आकार के केवल इसलिए कि संरचना डिफाइन करने के लिए उन्होंने बिंदु आकार कैसे मान लिया। ये सब बहुत सी आगे कमियां के रूप में आएंगी कि हम लिमिटेशन में पढ़ेंगे। इसके बाद आगे क्या बोला गया, जितने लिगेंड मेटल आयन से आके जुड़ते हैं उन लिगेंडों की संख्या को मेटल आयन की उपस्थायी संयोजन संख्या या उपस्थायी संयोजन अंक या समन्वय संख्या कहते हैं। आप चाहे तो वीडियो पोस्ट करके एक एक पॉइंट को नोट भी कर सकते हैं, या फिर शुरुआत में भी पूरे आपने उसे लिखा होगा तो पॉइंट तो सब पढ़ा चुके हैं, ऐसे अपने आप वो मतलब क्लियर होते रहेंगे कि अपने क्या क्या इसमें पढ़ा है, और सीएफटी ने इसके बारे में कौन कौन पॉइंट बताए हैं। हम इसलिए पहले बेसिस से संकुल यौगिक को डिफाइन कर दिया है ना, तो 5 पॉइंट हो गए। 6वां पॉइंट ये होगा कि क्या करेंगे, जितने लिगेंड जुड़े होंगे उन्हें क्या बोलते हैं, उन लिगेंडों की संख्या को हम mn की उपस्थायी संयोजन संख्या, तो सब कोवेलेंट नंबर है ना, SCVN कह देंगे, उपस्थायी संयोजन संख्या कह देंगे। दूसरी बात, यदि 6 के अलावा यहाँ पे हमने क्या ले लिया, यदि हम यहाँ पे CO जोड़ दें और CO भी इसे एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म में दे रहा है तो कैसे देगा, यदि इस उपस्थायी संयोजन मंडल के अंदर लिखा है तो बॉन्ड बना रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो फिर इसे भी इसकी उपस्थायी संयोजन संख्या में गिना जाएगा, और जितने लिगेंड अंदर लिखे हैं वो सब गिने जाएंगे। पहली नंबर 1 को छोड़कर जो धनावेशित थे वो सब किसका काम करेंगे, लिगेंड का काम करेंगे। उपस्थायी संयोजन संख्या भी हो गई अपनी। अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट है कि जो धातु आयन है इनमें संकरण होते हैं। संकरण कैसे है, क्योंकि यदि संकरण धातु आयन ने संकुल यौगिक बनाए हैं तो संकरण होंगे n-1d nsp टाइप का, यदि p ऑर्बिटल बनाता है तो वो बनाता है sp3 टाइप का, d बनाता है तो d 2 प्रकार से संकरण d बनाता है
sp3d² के प्रकार का, है ना, sp3d² का। और d यदि संकवन धातुओं के हैं तो अंदर बाहर क्या होगा, एक अंदर वाली कक्षा होगी, अंदर वाली कक्षा d है तो उसे लिखेंगे हम आगे d²sp3, और ये शो करती है d कक्षक भाग को ले रही है, लेकिन अंदर वाली है। अंदर वाली किसमें होती है, संकरण में और अंतःसंकरण में, d ब्लॉक में और f ब्लॉक में होंगे, और इन दोनों में अंदर वाली होगी वो। और यदि वो अंदर वाली नहीं बाहर वाली तो उसे लिखेंगे हम sp3d²। अंदर वाली को बोलते हैं अंत या फिर अंतर कक्षक संकुल यौगिक, मतलब अंदर वाली कक्षा जिसमें संयोजकों से, इसे बोलते हैं बाह्य कक्षक संकुल यौगिक, मतलब इसमें बाहरी वाली कक्षा जो डी है वो मतलब बाहरी वाली कक्षा का करती संकरण में भाग ले रही है। और जो इसमें उपसंयोजक संयोजित अंक होते हैं इनके आधार पर संकरण को बताया जा सकता है, और संकरण के आधार पर इसमें ज्यामिति को बता सकते हैं। यदि उपसंयोजक संयोजित अंक 2 हैं तो इसकी संकरण का होगा sp होगा, ज्यामिति रेखीय होगी। यदि इसका उपसंयोजक संयोजित अंक 4 है तो संकरण sp3 भी हो सकता है और d sp2 भी हो सकता है। sp3 होगा तो d वाला भाग नहीं ले रहा, मतलब p वाले और क्या बोलते हैं p वाले तत्व या फिर p वाली धातु, है ना, तत्वनिक धातु में क्या करती हैं, ये प्रकार संकुल बनाती हैं, आकृति चतुष्फलकी हो जाएगी। dsp2 है तो मतलब d ब्लॉक के तधातु बना रही है और इनकी आकृति वर्गाकार समतल होती है, वर्गाकार समतल होती है या वर्गाकार समतली होती है। इसके अलावा d में 2 ने भाग लिया है तो यदि क्या बोल दे एक d²sp3, है ना, और इसमें जब d²sp3 है तो कितने होंगे, तो यहाँ पे 4 थे, यहाँ पे 6 हो जाएंगे। यदि 4 पर 5 वाला भी होता है, और जब 5 वाला होगा तो उसमें क्या होगा dsp3, इसकी आकृति होती त्रिकोणीय द्विपिरामिड। 5 यदि क्या है लिगेंड है ना, तो 5 लिगेंड है तो कितने उपसंयोजक संयुग संख्या 5, संकरण हो जाएगा dsp3 और आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिड हो जाएगी। 6 लिगेंड है तो d²sp3, 3 2 5 6, आकृति हो जाएगी अष्टफलकी हो जाएगी। और 6 वाले 2 रूप में पाए जाते हैं, बाह्य कक्षक संकुल यौगिक, आंतरिक कक्षक संकुल यौगिक, ये उनकी आकृति होती है, ऑक्टाहेड्रल यानी अष्टफलकी होती है। अब इसमें क्या कहा हमने, संकरण के द्वारा ये क्या करता है, s की ऊर्जा कम, p की ज्यादा, d की ज्यादा, तो अपने असमान कक्षों की ऊर्जा को समान समतुल ऊर्जा वाली कक्षा का निर्माण करता है, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन रखने हैं तो इलेक्ट्रॉन ऐसा तो नहीं कोई कम वाले में जाएगा कोई ज्यादा वाले में जाएगा। जब उनकी कक्षों जिन्हें भी वो इलेक्ट्रॉन रखना चाहता है, यदि वो एक टाइप के नहीं है डी करके, कुछ s और p भी सम्मिलित हैं, तो वो सब समान ऊर्जा वाले होंगे, और समान ऊर्जा वाले हों तब उसमें आके इलेक्ट्रॉन आके उसमें क्या होंगे, जो इलेक्ट्रॉन से लिए वहां पर रख लेगा। तो संकरण करके क्या करता है, ऊर्जा को पूरी तरह तो नहीं लगभग समान कर लेता है। और जब इलेक्ट्रॉन आएंगे तो वहां से तो पहले इसी प्रकार भर दो, पहले s में चले जाएंगे, फिर p में जाएंगे, फिर d में जाएंगे, क्योंकि पूरी तरह समान तो हो नहीं सकती है, लगभग समान कर ले, ज्यादा अंतर नहीं हो पाएगा। जब ज्यादा अंतर नहीं होगा तभी वो एक साथ पाए जाएंगे, तो लेकिन थोड़ा अंतर जरूर रहेगा, तो पहले s में, फिर p में, फिर d में जाएंगे। और जो कक्षा कमी है तो वो संकरण के द्वारा या फिर लिगेंड, अगला पॉइंट का बोल दे, अगला पॉइंट है संकरण वाला आ गया। संकरण के द्वारा क्या करता है, ये लगभग समतुल ऊर्जा कक्षों को निर्माण कर लेता है। अगला पॉइंट हम देख लें, 8वां पॉइंट क्या हो जाएगा। 8वें पॉइंट में यदि इसके पास जितने भी कक्षक रिक्त चाहिए, यदि उतने रिक्त कक्षक हैं तो कोई परिवर्तन नहीं होता, या जितने कक्षकों की कमी है तो उसे बोलो संकरण के द्वारा या बोलो लिगेंड के प्रभाव में वो कक्षक खाली हो जाते हैं। कैसे अभी हमने बताया था कैसे क्या खाली हो जाते हैं, हमारा 8वां पॉइंट हो जाएगा। 9वां पॉइंट कहता है जब लिगेंड इसकी ओर गति करते हैं तो डी कक्षक 2 समूह में बढ़ जाते हैं, डी कक्षकों की ऊर्जा विपाटित हो जाती है, और ये 2 समूह होते हैं अच्छी विन्यास समूह Eg और अच्छी विन्यास समूह जिसे हम बोलते हैं T2G बोल देते हैं। अच्छी Eg में 2 आते हैं और अभी जो 2 आते हैं, और T2G में हमारे 3 आते हैं। और इसके अलावा जो Eg और T2G समूह की ऊर्जा अलग अलग क्यों है, क्योंकि जब D के कारण लिगेंड के कारण D कक्षकों की ऊर्जा में परिवर्तन होता है
तो ये परिवर्तन समान नहीं असमान होता है। जो कक्षक, जो डी कक्षक लिगेंड के मार्ग में आते हैं उनकी ऊर्जा में ज्यादा वृद्धि होती है, और जो लिगेंड के मार्ग में नहीं आते उनकी ऊर्जा कम बढ़ती है। तो एग्जाम्पल क्या है, तो Eg2 2Eg में हमने कर दिया, लेकिन हाँ इतना कर दें तो यहीं पे लिख दो, 10वां पॉइंट बना दो। लेकिन हर प्रकार के संकुलों में ऊर्जा का जो क्रम है बढ़ने का समान नहीं होता। अभी हमने बताया वो ऊर्जा जो संक्रमण इनकी आकृति अलग अलग होती है, वो डिपेंड करेगी लिगेंडों की संख्या पर, लिगेंड की संख्या के आधार पर इनमें जितने लिगेंड है उतने आधार पर है खाली कक्षक चाहिए, खाली कक्षक जितने चाहिए उस आधार पर संकरण करेगा, संकरण के आधार पर जब कक्षक बनेंगे संकरण के आधार पर इसकी ज्यामिति निर्धारित होगी। यदि ये अष्टफलकी है तो अष्टफलकी में Eg की ऊर्जा ज्यादा होगी और T2G की कम होगी, और यदि वो चतुष्फलकी है तो चतुष्फलकी में क्या होगा, इसका विपरीत हो जाएगा, T2G कक्षकों की ऊर्जा ज्यादा और Eg कक्षकों की ऊर्जा कम होती है। अब तीसरा हमने क्या बताया, समतल वर्गी जाल, ये डी में 3 प्रकार के बनते हैं, और एस और पी में डी है नहीं तो उसमें डी कक्षकों की ऊर्जा विभाजन नहीं होगी। यदि वो समतल वर्गाकार है तो उसमें भी अष्टफलकी वाला रूल लगेगा, Eg की ज्यादा और T2G की कम होगी। इसे हम बोलते हैं डी कक्षों का विपाटन, और जो ऊर्जा में अंतर होता है उसे हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा, या फिर इसे हम बोल देते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। और क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा यानी क्रिस्टल क्षेत्र CFSE, क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा या फिर क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा। विपाटन क्यों हम बोल देते हैं, नहीं अलग अलग है दोनों, ये दोनों वर्ड अलग अलग। विपाटन क्यों, जो ऊर्जा में विपाटन मतलब उसमें Eg की भी ली जाएगी, T2 की भी जाएगी। क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा में ज्यादा वाली नहीं ली जाएगी, केवल हम कम वाली की गणना करेंगे, क्योंकि मैंने बताया था जब ऊर्जा बढ़ेगी तो वो अस्थायी होगा नॉर्मल अवस्था में, और जिसकी ऊर्जा कम होती वो स्थायी होता है। तो पहले यदि वो अपनी स्थायी अवस्था में था, अब जब ऊर्जा बढ़ गई तो वो क्या हो जाएंगी, अस्थायी हो जाएंगी। जिनकी ऊर्जा कम हो गई वो और ज्यादा स्थायित्व प्राप्त कर लेंगे। तो SFSE ऊर्जा वो है कितनी ऊर्जा कम हुई है, और जितनी ऊर्जा कम होती है उस ऊर्जा को हम बोलते हैं क्रिस्टल क्षेत्र स्थायीकरण ऊर्जा। वो कक्षक पहले की तुलना में और अधिक स्थायी हो गए हैं, और इन सब की ऊर्जा जो में जो परिवर्तन हुआ है उसे बोल देते हैं हम क्रिस्टल क्षेत्र विपाटन ऊर्जा बोल देंगे। कितने पॉइंट हुए हमारे, 11 पॉइंट। 11 में लिख देंगे कि ऊर्जा परिवर्तन सब में समान नहीं होता, अलग अलग प्रकार के ये ऊर्जा परिवर्तन लिगेंड की प्रकृति पर, लिगेंडों की प्रकृति पर और संकुल यौगिकों की संरचना या ज्यामिति पर निर्भर करता है। प्रकृति भी हो जाएगी, प्रकृति साथ साथ इनकी ज्यामिति हमने बता दिया, अष्टफलकी में अलग, चतुष्फलकी में अलग और समतल वर्गाकार में अलग हो जाएंगे। ये 11 पॉइंट हमारे होते हैं CFT के। अब यदि 11 पॉइंट हम यदि पढ़े तो याद कर ले तो ठीक है, रख ले तो ठीक है उन्हें, या फिर यदि हम थोड़ा समझ के पढ़े तो भी ठीक है। हमारा है यदि हम पूरे सबसे हमें क्या ही पहले दिन पूरा संकुल युग्म समझ ले इस प्रकार से बेसिस से कि होते क्या है, कैसा क्या होता है, किस प्रकार ये बनते हैं और इनमें कौन कौन इस प्रकार से बोलते हैं, कितने चरणों में या फिर कितने क्रम में इनका निर्माण होता है, ये तो सब जान ले तो CFT ने जो इसकी जानकारी दी वो तो अपने आप क्लियर हो जाएगी, क्योंकि CFT ने इसके बारे में सब कुछ नहीं बताया, जो बताया वो कब क्लियर होंगी, यदि हम पूरा पढ़ ले तो अपने आप हो जाएगा, और इसमें संकुल योग के जो टॉपिक है वो भी पूरा हो जाएगा, CFT भी हो जाएगा। हमने इस वीडियो में संकुल योग के बारे में सारी बेसिक जानकारी दी। इसके अलावा यदि वो होगा तो संकुल योग का एक अलग से वीडियो बना देंगे, अलग से लेक्चर, जिसमें हम इसी जानकारी को जो हमने छोड़ दी है या फिर और भी इसे बेसिक रूप से रिफाइन कर देंगे जो है। और ये पूरा CFT हमने बताया था एक्सप्लेन किया इस वीडियो में, लेकिन हमने संकुल योग के द्वारा इसे एक्सप्लेन कर दिया, और ये हमारा पूरा CFT होता है। इसके बाद बचती हमारी CFT लिमिटेशन, जो हमें नेक्स्ट लेक्चर 2 में इसका जो हमारा इस टॉपिक का लेक्चर 2 होगा पार्ट 2 उसमें हम बताएंगे इसकी CFT ने इतना सब कुछ बताया, फिर वो क्या क्या नहीं बता पाया। कमियों की बात करें तो कमियां 3 कारण होती किसी चीज में। नंबर 1, कोई सिद्धांत है तो उसने इतनी चीजें बताई वो क्या नहीं बता पाया, वही लिमिटेशन में आ जाती है। नंबर दूसरी चीज, कोई चीज बताई लेकिन उसका प्रमाण नहीं दिया, नंबर दूसरी चीज आ जाती है।
तीसरी चीज, उसने कोई चीज बताया, प्रमाण दे दिया, लेकिन अलग कोई वैज्ञानिक आया, उसने उसे क्या बोल दिया, गलत साबित कर दिया कि वो ऐसा कहते थे लेकिन ऐसा नहीं होते हैं। और क्या बोल दिया जाए, कोई चीजें प्रमाण दे पाते हैं तो ठीक, कुछ चीजों का मतलब बिना प्रमाण के स्वीकार, यदि उन्हें हर चीज सही बताई, प्रमाण दिया, एक दो चीज का प्रमाण नहीं दे पाए तो उसे भी स्वीकार कर लेते हैं। अब कोई दूसरा ने यदि उसे क्या कर दिया, गलत वो कर दिया कि नहीं ऐसा नहीं होता है, तो भी उसकी कमियों में आ जाते हैं। लास्ट होता है अपवाद। उनने सबका अध्ययन किया, कुछ का बता दिया, सब अधिकतम यौगिकों के बारे में बताया, वो सही हुआ तो सिद्धांत मान लिया जाएगा, उसे मान्यता दे दी जाएगी। लेकिन प्रकृति में कुछ ऐसी चीजें पाई जाती हैं या जो इनका जिनका स्थायी अस्तित्व होता है वो वैसी नहीं होती हैं, तो उन्हें अपवाद बोल देंगे, और ये भी उसकी कमियां, लिमिटेशन आ जाएंगी कि अर्थात ये चीजें इस सिद्धांत का पालन नहीं करती हैं या फिर ये सिद्धांत इनके बारे में नहीं बता पाया, है ना। तो इस प्रकार ये लेक्चर फर्स्ट था जो कंप्लीट हो गया। लेक्चर सेकंड में हम इसकी लिमिटेशन और इसकी कमियां बताएंगे। यदि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो, इसे लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि और लोगों को भी इसका फायदा मिल सके। और आज की वीडियो बस इतना ही। इसके बाद मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट लेक्चर में, यानी इसके पार्ट 2 लेक्चर 2 में। और तब तक के लिए नमस्ते, जय हिंद।